हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज जो है हम दूसरा पार्ट देखेंगे यूरोप और भारत। जैसे कि इसके पहले पिछले चैप्टर में हमने इतिहास के साधन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे यूरोप और भारत। जैसे कि आप जानते हो कि आधुनिक कालखंड में आधुनिक मतलब जो नया है, तो आधुनिक कालखंड में यूरोप में घटित होने वाली विभिन्न गतिविधियों अर्थात घटनाओं का परिणाम भारत में दिखाई देता था। तब जब आधुनिक, जैसे कि इतिहास को हमने पढ़ा था कि 3 भागों में विभाजित किया गया, प्राचीन, मध्यम और आधुनिक। तो आधुनिक भारत के आधुनिक कालखंड के बारे में अगर हम आधुनिक कालखंड की अध्ययन करते हैं तो उस समय हमें दिखाई देता है कि यूरोप में जो भी घटित घटनाएं होती थी, जो भी घटनाएं यूरोप में होती थी, उसका प्रभाव हमें भारत में दिखाई देता था। अतः आधुनिक भारत के ऐतिहासिक कालखंड का अध्ययन करते समय यूरोप में घटित घटनाओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो उस समय हमें यूरोप में क्या हो रहा था, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव भारत पर दिखाई दे रहा था, इसलिए इसका अध्ययन करना भी हमारे लिए आवश्यक होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि यूरोप में घटित घटनाओं का अध्ययन करना क्यों आवश्यक हो जाता है, या कारण लिखो के लिए आ सकता है कि यूरोप में घटित घटनाओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर हम कारण लिखो के लिए लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे कि आधुनिक कालखंड में यूरोप में घटित होने वाली विभिन्न गतिविधियां अर्थात घटनाओं का परिणाम भारत में दिखाई देता था। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा कि अतः आधुनिक भारत के ऐतिहासिक कालखंड का अध्ययन करते समय यूरोप में घटित घटनाओं का अध्ययन करना आवश्यक होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पुनर्जागरण युग किसे कहते हैं। तो पुनर्जागरण, पुनः मतलब फिर से, जागृत करना अर्थात लोगों को पुनः जागृत करना, उसे कहते हैं पुनर्जागरण। तब यहाँ पे हम परिभाषा देखेंगे कि पुनर्जागरण युग किसे कहते हैं और इसमें अपनी अहम भूमिका किन लोगों ने निभाई। यूरोपीय इतिहास में मध्य युग का अंतिम चरण 13वीं शताब्दी से 16वीं ईस्वी शताब्दी के बीच की शताब्दियां हैं। अभी मध्य युग, क्योंकि जब प्राचीन की समाप्ति हुई तो मध्य युग की शुरुआत हुई। जब मध्य युग का अंत हुआ तो यहाँ पर आधुनिक कालखंड की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर प्राचीन मध्य युग का जो अंतिम चरण है, मतलब मध्य युग समापन की ओर था। जैसे राजा महाराजाओं का जब इतिहास पढ़ते हो आप, तो वो आपका मध्य युग इनके अंतर्गत आता है। तो मध्य युग का अंतिम चरण 13वीं ईस्वी शताब्दी से 16वीं ईस्वी शताब्दी के बीच में था। एक प्रश्न बनता है कि यूरोपीय इतिहास के मध्य युग में अंतिम चरण, मध्य युग का अंतिम चरण किस शताब्दी में था। तो यहाँ पर आप आंसर लिखोगे कि यूरोपीय शताब्दी में या यूरोपीय इतिहास के मध्य युग का अंतिम चरण 13वीं ईस्वी शताब्दी से लेकर 16वीं ईस्वी शताब्दी के बीच था। ये शताब्दियाँ अर्थात 100 सालों का जो कालखंड है उसे शताब्दी कहते हैं, एक शताब्दी। तो ये शताब्दियाँ पुनर्जागरण युग के रूप में जानी जाती हैं। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, पुनर्जागरण युग में, या इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मध्य युग का अंतिम चरण खालिस्तान युग के रूप में जाना जाता है। तो मध्य युग का अंतिम चरण पुनर्जागरण, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पुनर्जागरण
युग के रूप में जानी जाती है। इस युग में पुनर्जागरण धार्मिक सुधार आंदोलन अर्थात धर्म के अंदर जो सुधार हुए उसे कहा जाता है धार्मिक सुधार। तो धार्मिक सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोजों जैसी घटनाओं के फलस्वरूप आधुनिक युग की नींव रखी गई और अतः इस युग को पुनर्जागरण युग कहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पुनर्जागरण युग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप होगा कि मध्य युग का अंतिम चरण या मध्य युग के अंतिम चरण में पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोज जैसी घटनाओं के फलस्वरूप आधुनिक युग के नींव रखी गई और इसी को पुनर्जागरण युग कहते हैं। पुनर्जागरण युग में यूरोप की कलाओं, स्थापत्य और दर्शन शास्त्र, स्थापत्य अर्थात जो यहाँ पर किले वगैरह की स्थापना की जाती है वह स्थापत्य के अंतर्गत आता है, और दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में ग्रीक अर्थात यूनानी और रोमन परंपराएं पुनर्जीवित हुई। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि पुनर्जागरण युग में कौन सी चीजें पुनर्जीवित हुई। तो पुनर्जागरण युग में यूरोप की कलाओं, स्थापत्य और दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में यूनानी जो रोमन परंपराएं थी, यूनान की जो प्राचीन परंपराएं थी उन सभी को जागृत किया गया, पुनर्जीवित किया गया। इसके द्वारा सर्वांगीण प्रगति होने से प्रेरणा मिली। पुनर्जागरण युग में मानवता को महत्व प्राप्त हुआ। तो रिक्त स्थान के लिए आ सकता है कि खाली स्थान युग में मानवता को महत्व प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे एज आंसर हमें मिलता है पुनर्जागरण, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण युग में किसको महत्वता प्राप्त हुई। तो पुनर्जागरण युग में मानवता को महत्वता प्राप्त हुई। मनुष्य की ओर देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया, अर्थात लोग जो है वह एक दूसरे को समझने का प्रयास करने लगे। लियोनार्डो दा विंसी, इनके बारे में भी आपने सुना होगा। अब लियोनार्डो दा विंसी पुनर्जागरण युग का सर्वगुण संपन्न व्यक्ति माना जाता है। इसे कहा जाता है कि इसमें जो है सभी पुनर्जागरण युग का यह जो है सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कहा जाता है, और वह अनेक कलाओं, अनेक शास्त्रों और कलाओं में पारंगत था, अर्थात कई सारी शास्त्र कलाओं से यह परिचित था। इनमें बहुत सारी कलाएं थी। शिल्पकला, स्थापत्य कला, गणित, अभियांत्रिकी, संगीत, खगोल विज्ञान अर्थात जो ग्रह नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है खगोल। तो यहाँ पर खगोल विज्ञान जैसे विविध विषयों पर असाधारण अधिकार था, अर्थात लियोनार्डो दा विंसी इतने सर्वगुण संपन्न थे कि जिसके पास हर कलाओं का उनके पास ज्ञान था। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि लियोनार्डो दा विंसी का किन विषयों पर अधिकार था या किन विषयों पर असाधारण अधिकार था। तो लियोनार्डो दा विंसी वह अनेक शास्त्रों और कलाओं में पारंगत था। शिल्पकला, स्थापत्य कला, गणित, अभियांत्रिकी,
संगीत, खगोल विज्ञान जैसे विविध विषयों पर उसका असाधारण अधिकार था, परंतु वह चित्रकार के रूप में विश्वविख्यात सिद्ध हुआ। विश्वविख्यात अर्थात पूरे विश्व में प्रसिद्ध होना, विख्यात मतलब प्रसिद्ध होना। तो यहाँ पर इतनी सारी कलाएं होने के बावजूद वह जो है उन्हें चित्रकारी में रुचि थी, जिसके कारण वह एक चित्रकार के रूप में विश्वविख्यात सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए पूछा जा सकता है कि लियोनार्डो दा विंसी खाली स्थान के रूप में विश्वविख्यात हुआ। तो लियोनार्डो दा विंसी चित्रकार के रूप में विश्वविख्यात सिद्ध हुआ। अब लियोनार्डो दा विंसी की एक विश्व कलाकृति है, उनकी मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्र कृतियाँ कालजयी बनी, मतलब पूरे विश्व में, कालजयी बनी मतलब पूरे विश्व में वह प्रसिद्ध हुई। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि लियोनार्डो दा विंसी की कौन सी कलाकृतियाँ विश्वविख्यात हुई या कालजयी बनी। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा और द लास्ट सपर यह दो चित्रकृतियाँ कालजयी बनी, या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये दो चित्रकृतियाँ यहाँ पर प्रसिद्ध बनी। तो ये तो हमने लियोनार्डो दा विंसी के बारे में अध्ययन किया। अब पुनर्जागरण काल में हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने देखा कि मनुष्य का मनुष्य की ओर देखने का नज़रिया, देखने का ढंग बदल गया। यहाँ पर लोग जो है धर्म के बदले सभी विचारों का केंद्र बिंदु मनुष्य बना, अर्थात लोगों ने धर्म को प्रमुखता न देकर लोगों के विचारों को ही केंद्र बिंदु माना, मतलब मनुष्य को ही केंद्र बिंदु माना, मनुष्य को प्रमुखता दी। पुनर्जागरण आंदोलन में मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को व्याप्त किया, जैसे ज्ञान विज्ञान तथा विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में हम पुनर्जागरण आंदोलन को देख सकते हैं। पुनर्जागरण युग की कलाओं और साहित्य में मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त किया जाने लगा। यहाँ पर सभी जगह हमें जो है मानव को, जैसे अब यहाँ पर आपने पढ़ा कि लियोनार्डो दा विंसी की प्रमुख चित्रकारी थी मोनालिसा। मोनालिसा जो है एक स्त्री की चित्रकारी थी, एक स्त्री का उन्होंने चित्र बनाया था, तो अभी वो प्रसिद्ध हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पर पुनर्जागरण युग की कलाओं और साहित्य में मानव जीवन और भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त किया गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि पुनर्जागरण युग में क्या व्यक्त किया जाने लगा। तो ऐसा आंसर हमें मिलता है कि पुनर्जागरण युग में युग की कलाओं और साहित्य में मानवीय भावनाओं और साथ ही साथ संवेदनाओं को व्यक्त किया जाने लगा। प्रादेशिक भाषा में, अर्थात प्रदेश की भाषा में, जैसे हर एक प्रदेश की, हर एक राज्य की अपनी अलग अलग भाषा होती है, तो प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा ताकि उस प्रदेश के लोग, उस क्षेत्र के लोग उसका अच्छे से अध्ययन कर सके, उसे पढ़ सके। इसलिए प्रादेशिक भाषा में यहाँ पर साहित्य लिखे जाने लगे जिससे लोग समझ सके। लगभग 1450 ईस्वी, अब लगभग यहाँ पर 1450 ईस्वी में जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग में छपाई यंत्र का आविष्कार किया गया।
अर्थात जो पुस्तकें थी वह भी छपने लगी। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि छपाई यंत्र का आविष्कार कब और कहाँ हुआ। तो लगभग 1450 ईस्वी में जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने छपाई यंत्र का आविष्कार किया। छपाई यंत्र का आविष्कार होने से नए विचार, नई संकल्पनाएं और ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज के सभी वर्गों तक होने लगा। आसानी से लोग जो हैं, लोगों के विचारों का आदान प्रदान होने लगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि छपाई यंत्र का क्या प्रभाव पड़ा। तो छपाई यंत्र का आविष्कार होने से नए विचार, नई संकल्पना और ज्ञान का प्रचार प्रसार होना संभव हुआ और समाज के सभी वर्गों तक, लोगों तक ज्ञान पहुंचाना संभव हो गया। अब ये तो था पुनर्जागरण युग। अब हम देखते हैं पुनर्जागरण युग में किस तरह से धार्मिक सुधार आंदोलन हुए और किस तरह से धर्म के अंदर परिवर्तन आया। तो यहाँ पर हम देखेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन। स्वतंत्र बुद्धि और विवेकशीलता से अर्थात सोचने की क्षमता से विचार करने वाले विचारकों ने रोमन कैथोलिक चर्च की पारंपरिक धार्मिक संकल्पनाओं की कड़ी आलोचना की। भी यहाँ पर कड़ी आलोचना करना मतलब उसके विरुद्ध में खड़े होना। अभी क्या घटना हुई थी कि ईसाई धर्मगुरु लोगों के अज्ञान से लाभ उठाकर कर्मकांड का ढोल पीटते थे। अर्थात जैसे कि आप जो कर्म करोगे उसका आपको परिणाम मिलेगा, तो इसलिए अच्छे कर्म करो। तो लोगों को कर्म की ओर प्रेरित करते थे। तो कर्म कांडों का अलग विविध प्रकार के तरीकों से वो लोगों को लूटते थे, धर्म के नाम पर लोगों को लूटते थे। जैसे कोई आपको कहता है कि भगवान जो है, आप हमारे पास आओ, इतना दान पुण्य करो, भगवान के पास जाएगा। तो क्या वो दान पुण्य भगवान के पास जाता है? नहीं जाता है, उस व्यक्ति के पास रह जाता है। तो इसी तरह से यह भी क्या करते थे, लोगों को कर्मकांड का ढोल पीटते हुए लोगों को धर्म के नाम पे लूटते थे। इसके विरोध में यूरोप में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसे धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि धार्मिक सुधार आंदोलन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे धार्मिक सुधार आंदोलन किसे कहते हैं, उत्तर स्वरूप हमें मिलेगा कि ईसाई धर्मगुरु लोगों के अज्ञान से लाभ उठाकर कर्मकांड का ढोल पीटते थे, धर्म के नाम पर लोगों को लूटते थे। इसके विरोध में यूरोप में जो परिवर्तन हुआ, जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसी को धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। और इस आंदोलन के फलस्वरूप धार्मिक क्षेत्र में मनुष्य की स्वतंत्रता और बुद्धि प्रवणता को महत्व दिया गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि धार्मिक सुधार आंदोलन में किसे महत्वता प्राप्त हुई। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि धार्मिक सुधार आंदोलन में धार्मिक क्षेत्र में मनुष्य की स्वतंत्रता, अर्थात मनुष्य को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उसे किस तरह से भगवान की उपासना करनी है, किस तरह से उसे भगवान को मानना है और उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस बात को महत्वता मिली और इस तरह से पुनर्जागरण युग में धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। लोगों ने धर्म को किस तरह से महत्वता हमें देना है, किस तरह से अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करना है,
इस बात को महत्वता प्राप्त हुई। अब इसके आगे हम देखते हैं कि पुनर्जागरण युग में किस तरह से भौगोलिक खोज हुए, कई सारे नई स्थानों के खोज किए गए। तो 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कों ने बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे कहा जाता था इस्तांबुल, को जीत लिया। अभी यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि ऑटोमन तुर्कों ने किसे जीत लिया। तो 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कियों ने बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी, इसकी राजधानी थी जैसे हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली, उसी तरह से बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल को उन्होंने जीत लिया। इस नगर से एशिया और यूरोप, एशिया देश को और यूरोप को जोड़ने के लिए, अर्थात जैसे भारत से यूरोप जाने के लिए, यूरोप से भारत आने के लिए, तो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली व्यापारिक मार्गे जाती थी, इसी राजधानी से कॉन्स्टेंटिनोपल से ही होकर जाती थी। तो तुर्कियों ने ये मार्ग बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों, जो यूरोपीय देश थे, तो यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने वाले नए मार्ग खोज करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। तो यहाँ पर कारण लिखो के लिए प्रश्न आपको पूछा जा सकता है 2 नंबर के लिए कि यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने वाले नए मार्गों की खोज करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। तो यहाँ पर हम उत्तर स्वरूप लिखेंगे कि 1400, पहला पॉइंट लिखेंगे 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कियों ने बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट होगा कि इस नगर से एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग जाते थे। तीसरा पॉइंट हो जाएगा तुर्कियों ने ये मार्ग बंद कर दिए और उसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने वाले नए मार्गों को खोज करने की आवश्यकता अनुभव हुई और इसी से भौगोलिक खोज का नया युग प्रारंभ हुआ। अर्थात पुनर्जागरण युग में, पुनर्जागरण काल में इस बात को बढ़ावा मिली कि किस तरह से नए नए स्थानों की खोज करनी है। अब जैसे कि भौगोलिक खोज के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख खोजें हुई उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर 15वीं शताब्दी में यूरोप के समुद्री नाविक भारत की ओर जाने वाले जलमार्ग खोज करने लगे। तो उनमें से 1487 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डायस चल पड़ा, लेकिन यह नाविक जो था ये भारत न पहुंचकर वह अफ्रीका के दक्षिणी छोर अर्थात केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। इसके बाद 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिम की दिशा की ओर चक्कर लगाकर भारत की खोज करने का उसने प्रयास किया, परंतु इस प्रयास से वह जो है अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर पहुंचा, वह भी भारत नहीं पहुंचा। इसके बाद 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा अफ्रीका के दक्षिणी छोर से परिक्रमा उन्होंने प्रारंभ की और भारत के पश्चिमी तट पर कालीकत बंदरगाह में आ पहुंचा। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि भारत की खोज किसने की। तो भारत की खोज
किसने और कब की? तो भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को दी गामा नामक अफ्रीका पुर्तगाली नाविक ने की। तो इस तरह से हमने देखा कि कई सारे भौगोलिक खोज किए। भारत की खोज करते करते यहाँ पे जो पुर्तगाली थे उन्होंने किस तरह से समुद्र यात्रा से किस तरह से अफ्रीका पहुंच सकते हैं, अफ्रीका की खोज हो गई। उसी तरह से अमेरिका की खोज हो गई, अमेरिका के पूर्वी तट की खोज हो गई। और उसके बाद वास्को दी गामा नामक पुर्तगाली ने यहाँ पर भारत की भी खोज कर ली। तो इस तरह से हमने आज देखा पुनर्जागरण युग, धार्मिक सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोज।